है किस बारे में. So let's have a little what do you say, a discussion on the chat box कि आपके ख्याल में ये रीडिंग रेडीनेस क्या चीज होती है? रीडिंग रेडीनेस किसे कहते हैं? What is reading readiness? Take 2 to 3 minutes and please provide me with an answer in the chat box. All right. Monali says that reading readiness is getting children ready to read. Very good. Anybody else? किसी और के पास कोई और जवाब इसका? कि मोनाली का ख्याल है कि हम बच्चों को जब रीडिंग के लिए रेडी करते हैं तो उस प्रोसेस को जिसके जरिए बच्चे रीडिंग के लिए रेडी हो रहे हैं हम उसको रीडिंग रेडीनेस कहते हैं. ठीक है. मोनाली का ख्याल है कि स्टोरीज और विजुअल्स के जरिए होता है. गुड मोनाली, आई एम रियली ग्लैड दैट यू हैव अ परसेप्शन अबाउट इट आल्सो. लेट्स सी कि ये होता कैसे है. और कोई जवाब देना चाहेगा इस सवाल का? आई विल बी वेरी हैप्पी. ओके, वी आर प्रिपेयरिंग लर्नर्स टू रीड. यूसुफ साहब कह रहे हैं. बाय द वे यूसुफ साहब जो हैं वो मेरे कोलीग हैं और बहुत अच्छे लैंग्वेज टीचर भी हैं. ओके, फरजाना बानो कहती हैं कि व्हेन reading readiness is getting children ready to read lesson. Okay, very good, Farzana. It's a very good approach. I'm really glad that you people know a little bit about, or I must say you have the hint and idea of what reading readiness actually is. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay. अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि जो हम सवाल और जवाब सेशन के बीच में कर रहे हैं, इस वेबिनार के बीच में कर रहे हैं, आप गूगल से सर्च करके उसके आंसर मत दीजिए. कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो भी आपकी नॉलेज है इसके बारे में उसको इस्तेमाल कीजिए. कोई जवाब गलत नहीं है और कोई एक हतमी जवाब नहीं है. इट्स नॉट द फाइनल आंसर. देयर आर स्टिल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू टुगेदर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इससे पहले कि मैं आपसे रीडिंग रेडीनेस के ऊपर बात करूं, हम सबको ये बात तो मालूम है कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो अब वो पुराने फरसुदा एक आउटडेटेड सिस्टम की बात नहीं करते कि जब हम लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं अब हमारे पास बाकायदगी से साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च प्रूवन ये फैक्ट्स मौजूद हैं कि रीडिंग लैंग्वेज इज अ स्किल. और जो लैंग्वेज, तो जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लेट मी जस्ट कंटिन्यू. हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट लैंग्वेज इज अ स्किल. जो हम इट इज अ स्किल बेस्ड लर्निंग जो कि हमारे पास 4 स्किल्स पे बेस्ड है. सबसे पहला स्किल है हमारे पास लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, फिर हमारे पास आते हैं रीडिंग और राइटिंग. रीडिंग और राइटिंग किसी भी लैंग्वेज के जो होते हैं वो लिटरेट स्किल्स होते हैं. तो जब हम लिटरेट स्किल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली उससे पहले हमारे पास कुछ स्किल्स हैं जो नेचुरली हम एक्वायर करते हैं, जो हमारे पास लिसनिंग के जरिए और स्पीकिंग के जरिए किसी भी लैंग्वेज के आते हैं. ठीक है, तो पहली बात जब हम करेंगे लैंग्वेज की तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई भी लैंग्वेज होगी, ये तो हमें पता लग गया कि वो स्किल बेस्ड है, मगर अगर हम लैंग्वेज के कंपोनेंट्स की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ साउंड्स. ठीक है, छोटे छोटे साउंड्स के यूनिट्स हैं हमारे पास, डिस्क्रीट यूनिट्स हैं साउंड के, जो कि मिलकर एक खास किस्म की आवाज पैदा करते हैं, एक खास किस्म का एक इफेक्ट हमारे कानों पर देकर आते हैं. और जब वो खास इफेक्ट एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में होता है तो उसके कोई ना कोई माने होते हैं, वो कोई ना कोई लफ्ज बनता है उससे, और वो लफ्ज जो होता है वो कोई ना कोई माने अपने अंदर लिए हुए होता है. तो यही आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि इट इज लाइक लैंग्वेज इज कंप्राइज्ड ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ साउंड्स दैट कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल वर्ड्स. बात शुरू होती है साउंड के छोटे छोटे टुकड़ों से, साउंड के छोटे छोटे हिस्सों से. ठीक है, और फिर हमने ये भी अभी इस बारे में बात की कि रीडिंग जो है वो एक लिटरेसी स्किल है, लैंग्वेज का लिटरेसी स्किल है. लिटरेसी स्किल के क्या माने होते हैं कि वो स्किल जो एक एडवांस स्किल होता है, जो आप जब पढ़ना लिखना शुरू करते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर तो आप उस स्किल को इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे ऐसे भी अगर आप देखें अपने बड़े बूढ़ों में जो हमारी
नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरी नेटिव लैंग्वेज सिंधी है तो हो सकता है मेरी जो दादी थी उनको सिंधी में सुनना और बोलना आता हो, उन्हें सिंधी लिखनी और पढ़नी ना आती हो, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज के लिटरेसी स्किल्स नहीं थे। ठीक है, तो जब हम लिटरेसी स्किल्स की बात करते हैं लैंग्वेज की, तो हम रीडिंग और राइटिंग की बात करते हैं, एंड रीडिंग इज वन ऑफ द literacy skills of a language. So far, is this clear to everyone? Please write your answers in the chat box. Is it clear to everyone कि हमने अपनी before I begin with reading readiness आपको ये समझ में आ गया कि language के चार skills हैं और reading उसका एक literacy skill है. Okay, thank you. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब मेरा एक और सवाल है, थोड़ा सा टाइम लेके आप के लोग अगर कोई इसका जवाब देना चाहे कि चले हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि लैंग्वेज डिस्क्रीट यूनिट्स हैं साउंड के, उनसे मिलके बन रही है और वो एक इफेक्ट पैदा कर रही है, और वो जो साउंड्स के इफेक्ट्स हैं वो वर्ड्स को बना रहे हैं, वर्ड्स एक मीनिंग रखते हैं रीडिंग में हम तो इसके हिसाब से आपके ख्याल में रीडिंग क्या हो सकती है? रीडिंग कौन सा स्किल है कि कुछ थोड़ी बहुत आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है रीडिंग के बारे में? Please write your answers in the chat box. आप में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा कि रीडिंग किसे कहते हैं? What is reading? The question is right there on your screen. Okay, Tanzila Fez says that if I say what is reading, reading is actually making sense of those discrete sounds. Very good, Tanzila. I'm really happy. Good. Anyone else? It is decoding skill. Yes. Tayyab Saab says it's a decoding skill. Yes, it is a decoding skill. That is also a part of reading. Okay. Zen Saab says reading is a language literacy skill in which learner is able to comprehend the content. Very good. कोई भी चीज जो आपके पास लिखी हुई मौजूद है उसको पढ़ना जो है वो रीडिंग कहलाता है. अच्छा, सॉरी, आपका नाम यहाँ जैन चंद्रिकर लिखा हुआ आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी जैन इज अ मेल नेम. आई एम रियली सॉरी. ओके, तो अब देखते हैं, हमारे पास भी हमने भी एक छोटी सी डिक्शनरी डेफिनेशन रीडिंग की निकाली है. रीडिंग क्या है? रीडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग सिंबल्स एंड डिराइविंग मीनिंग आउट ऑफ इट. अब ये हम कह रहे हैं कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग सिंबल्स एंड देन डिराइविंग मीनिंग आउट ऑफ इट. ओके, ये सिंबल्स की डिकोडिंग क्या होती है? चले इसकी ना एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक लफ्ज देती हूँ, एक वर्ड देती हूँ रीड करने के लिए. कोशिश करिए और उसको रीड करिए. वर्ड से देखिए अपनी स्क्रीन पे एंड ट्राई टू रीड दिस वर्ड. पहला वाला अगर मैं लेटर देख रही हूँ तो मुझे ये एन से मिलता हुआ लग रहा है, मगर कि एन ऐसा नहीं बनाते भाई हम इंग्लिश में. एंड द सेकंड लेटर रिजेंबल्स समथिंग लाइक एक्स, बट स्टिल टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एक्स इतना एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन से मिलके इंग्लिश में तो नहीं बनता. फिर देन आई कैन सी
another like शायद I हो वो, या यही n बनाने की कोशिश की गई है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है ना। और आखिर में जो चीज है वो समझ नहीं आ रहा, कभी वो R लग रहा है, कभी वो कुछ लग रहा है। मैं बहुत गौर से इसको देखूं अगर, तो मेरे एक बात समझ में आ रही है कि शायद ये इंग्लिश नहीं है, राइट? कुछ लिखा हुआ तो है किसी लैंग्वेज में, मगर शायद ये इंग्लिश नहीं है। शायद इस लफ्ज का ताल्लुक किसी ऐसी जबान से नहीं है जिसकी रीडिंग स्किल्स मेरे पास मौजूद हो। ठीक है, जब मेरे पास इसके रीडिंग स्किल्स ही मौजूद नहीं है तो मे बी आई कैन नॉट रीड इट। ओके, बिकॉज इट मीन्स कि आई एम नॉट एबल टू डी कोड। ये जो कोड लिखा है, आई एम अनएबल टू डी कोड इट। मैं इसको डी कोड नहीं कर सकती, और क्योंकि मैं इसको डी कोड नहीं कर सकती, so the next step is deriving meaning out of it. I cannot derive meaning out of it. So I don't know ये क्या लिखा हुआ है। आप में से किसी को पता है? I don't know ये क्या लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। एक वर्ड अब मैं आपको और देती हूँ। Let's see, are we able to read this word or not? जी, yes, we can read this word. Please write your answers in the chat box. Write your answers in the Zoom group chat box. It's written reading. आप सब ने पढ़ लिया कि ये रीडिंग लिखा है। अब फर्क समझ में आया? Things that we can read and things that we cannot read. जब तक हमारे पास किसी लैंग्वेज के लिटरेसी स्किल्स मौजूद नहीं है, हम उस लैंग्वेज के अल्फाबेट सिस्टम को समझ नहीं सकते, तो हम उस सिंबल को नहीं डिकोड कर सकते। और जब हम उस सिंबल को डिकोड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वी आर अनएबल टू डिराइव द मीनिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये मे बी किसी एक ऐसे लैंग्वेज से बिलोंग करता है जिसके हमारे पास लिटरेसी स्किल्स नहीं, जिसको हम रीड नहीं कर सकते। मगर जब हम इस वर्ड को देखते हैं तो डेफिनेटली वी नो व्हाट इट मींस, बिकॉज वी आर फेमिलियर विद द अल्फाबेट सिस्टम, वी आर एबल टू डिकोड द सिंबल, वी आर एबल टू डिराइव मीनिंग आउट ऑफ इट। गॉट इट? चले, तो ये तो बात हो गई रीडिंग की। ओके, अब बात करते हैं कुछ कॉमन चैलेंजेस की जो बच्चे फेस करते थे रीडिंग में। होता क्या था 1975 से पहले कि रीडिंग जो होती थी वो एक होल वर्ड प्रोसेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाई जाती थी। अब होल वर्ड प्रोसेस क्या होती है कि उसमें कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जो आप बार बार अगर बच्चों को दिखाते रहें, तो इंस्टेड ऑफ लाइक नोइंग द वर्ड, they start to remember children start remembering the shape of the word. वो शेप याद करके वर्ड का वो उसको ड्रॉ करना भी सीख लेते हैं, वो उसको उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सीख लेते हैं। बार बार आप एक ही चीज उसको दिखाते रहेंगे बच्चे को ड्रॉ करके, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इस अप्रोच को ये अप्रोच होती है एक विजुअल अप्रोच थी, जिसमें बच्चा वर्ड को एज अ वर्ड नहीं रिकॉल करता था, बल्कि वो एज एन इमेज रिकॉल कर लेता था, उसका एक शेप याद कर लेता था। और जब वो शेप बच्चों को याद हो जाया करता था, तो वो उस शेप के जरिए वर्ड को रिकग्नाइज किया करते थे। इट्स नॉट एक्चुअली अ वेरी रीडिंग अप्रोच, इट वाज क्वाइट मच ऑफ अ विजुअल अप्रोच। ये दिख रहा है आपके सामने कैट लिखा हुआ है स्क्रीन पे, CAT कैट। और अब मैंने कैट को जो है कैट को मैंने क्या किया कि मैंने कैट की एक शेप भी ड्रॉ करके आपको दिखा दी।
अब ऑब्वियसली अगर बार बार मैं आपसे रिकॉल कराती रहूँ इसकी आपको ड्रिल कराती रहूँ, तो अगर आपको नहीं भी मालूम कि वर्ड क्या है, यू आर गोइंग टू रिमेम्बर द शेप। शेप को फिर मैं इस शेप को फिर मैं अगर एसोसिएट कर दूं एक कैट की इमेज के साथ, बच्चे को अगर मैं टेस्ट में भी देके पूछ लूं ना, ये शेप देके कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा, तो ही इज गोइंग टू नो कि यहाँ कौन सी इमेज उसने ड्रॉ करनी है। उसको वो वर्ड्स तो याद नहीं होंगे, मगर वो जो वर्ड्स जिस तरीके से उसने याद किए वो एक्चुअली अ विजुअल अप्रोच है। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड होल वर्ड अप्रोच, जहाँ वर्ड बाय वर्ड बच्चे को रीड करना सिखाया जाता था, बट द वर्ड्स वर रिमेम्बर्ड या वो मेमोराइज किए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, विजुअल अप्रोचेस के जरिए। ठीक है, जैसे शेप याद करा दिया वर्ड का, शेप को एक एनिमल से वो कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो कैट एक बेसिक सा वर्ड है, उसने वैसे भी लाइफ में सुना हुआ होगा, उसकी एक इमेज भी याद कर ली, उसको देख भी लिया, एंड ही इज एबल टू राइट इट। इस अप्रोच से हुआ क्या? बहुत सारे बच्चों ने ये अप्रोच जो है वो अप्रूव कर ली, और इस पर जब फंक्शन करना शुरू किया तो दे वर एबल टू रीड वेल। शेप्स याद होते गए, फिर जाहिर है इंटेलिजेंट है, इंसान है, तो हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई भी कर लिया, तो बच्चे दे वर एबल टू रीड। मगर फिर हमारे पास एक बच्चों का ग्रुप ऐसा भी होता था कि दे वर नॉट एबल टू रिमेम्बर द वर्ड्स, और होता क्या था कि वो कोरिस्पॉन्डिंग साउंड्स को, प्लीज अपने अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा, वो करस्पॉन्डिंग साउंड्स को लेटर के अगेंस्ट रिकग्नाइज नहीं कर पाते थे। और फिर वही होता था जो अभी हमारे साथ हुआ कि उनको ना वर्ड याद होता था, ना उनको लेटर याद होता था, ना उनको साउंड याद होती थी। जहां बहुत सारे बच्चे, आई रिपीट, अच्छा पढ़ गए, वहां कुछ बच्चे ऐसे भी सामने आए हमारे पास जो लेटर के अगेंस्ट जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो उसको सही से रिकग्नाइज नहीं कर सके, और फिर उनको मुश्किल होने लगी उन वर्ड्स को रिमेम्बर करने में, उनको विजुअलाइज करने में, और उस अप्रोच को के ऊपर सक्सेसफुली काम करने में। तो हुआ ये कि कुछ स्कूल्स ने ब्रिटेन में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया, और वो सिस्टम क्या था कि बिफोर टीचिंग देम साउंड्स, बिफोर टीचिंग देम लेटर्स, कोई भी जो लैंग्वेज आपके पास एग्जिस्ट करती है, जब उसके लिटरेसी स्किल्स पे जाते हैं तो वो एक सिस्टम को फॉलो करती है। वो सिस्टम जो होता है वो एक सिंबल्स का सिस्टम होता है, जिसको एक लिंग्विस्ट, एक माहिर लिसानियात अपनी ज़बान में अल्फाबेटिक सिस्टम कहता है, अल्फाबेट सिस्टम कहता है। हर लैंग्वेज के पास अपना एक अल्फाबेट सिस्टम मौजूद होता है। अगर अपना अल्फाबेट सिस्टम मौजूद नहीं होता तो वो किसी दूसरी ज़बान से शेयर कर रहा होता ज़रूर है। हर लिटरेसी जो लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं उनमें जब वो अल्फाबेट सिस्टम होता है तो उस अल्फाबेट सिस्टम के अंदर डिस्क्रीट लेटर्स होते हैं, और हर लेटर जो होता है वो कुछ साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इंस्टेड के हम बच्चों को डायरेक्ट अल्फाबेट सिस्टम पे ले जाएं और उनको जो है होल विजुअल अप्रोच, होल वर्ड अप्रोच के जरिए याद कराएं, फैसला ये किया कुछ रिसर्चर्स ने, कुछ लिंग्विस्ट्स ने, कि लेट्स सी कि बच्चों को पहले उस लैंग्वेज के साउंड सिस्टम से जो है वो रोशनास कराते हैं। लैंग्वेज के जो साउंड सिस्टम है उसके साथ नॉट सिलेबल्स, इत्नान अभी सिलेबल्स पर आते हैं, बात करते हैं, अभी फिलहाल सिलेबल्स को भी भूल जाइए, अभी सिर्फ हम साउंड्स की बात करें, डिस्क्रीट साउंड्स की बात करें। ठीक है, तो जिस डिस्क्रीट साउंड्स की बात कर रहे हैं फिलहाल कोशिश कीजिएगा इसको गौर से सुनने की। अभी जो भी आपके जहन में प्री कंसीव नोशंस आ रहे हैं, सिलेबल्स आ रहे होंगे, कॉन्सोनेंट्स आ रहे होंगे, वोवेल्स आ रहे होंगे, अभी इन सब बातों को भूल जाइए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कि जब भी एक अल्फाबेट सिस्टम की बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी लेटर्स हैं। लेटर्स, हर लेटर एक साउंड को या एक से ज्यादा साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो एक से ज्यादा साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों के लिए पहले उन्होंने क्या किया कि सारे वर्ड्स हटा दिए, लेटर्स हटा दिए और साउंड्स इंट्रोड्यूस करा दी। जब बच्चों को साउंड्स इंट्रोड्यूस करवा दी, लेटर्स इंट्रोड्यूस नहीं कराए, तो पता है क्या हुआ ये कि बच्चों क्या इसके ऊपर बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ, और दे सॉ कि दिस इज बिकमिंग अ सक्सेस। जो बच्चे पहले नहीं पढ़ पा रहे थे, जब साउंड सिस्टम उन्होंने पढ़ लिया तो वो
वो रीड करने के काबिल हो गए। ठीक है, अब वो साउंड सिस्टम हर लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करता है। फिर क्या हुआ कि ये एक प्री रिक्विजिट बना दिया गया स्कूल्स के अंदर कि बच्चों को पहले जो है वो सुनने की आदत डालें, साउंड्स को सुनने की आदत डालें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको लेटर्स की तरफ लेकर आए और उनको हेल्प करें कि वो लेटर्स को साउंड्स के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करें। अब जब लेटर्स को वो साउंड के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे साउंड्स, एक से ज्यादा साउंड, बहुत सारे तो नहीं मैं कहूंगी, एक से ज्यादा साउंड एक लेटर जो है वो उसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हो। जिस तरह यहाँ पे जितने लोग इस वक्त उर्दू पढ़े हुए हैं, सिंधी पढ़े हुए हैं, जिनके पास उर्दू और सिंधी के लिटरेसी स्किल्स हैं, आई एम सॉरी, जो लोग इंडिया और नेपाल से ज्वाइन किए हैं, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद योर अल्फाबेट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि जब आप देख रहे होते हैं, उर्दू और सिंधी की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मेरे पास इन दो लैंग्वेजेस के लिटरेसी स्किल्स मौजूद है। तो हमारे पास अलिफ की जो साउंड आ है वो एन से भी वही साउंड आ रही है, तो हमारे पास दो जो लेटर्स हैं वो सेम साउंड को भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको कि साउंड सिस्टम पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि वी गॉट टू नो हाउ मेनी लेटर्स कैन कॉरेस्पॉन्ड टू द सेम साउंड एंड हाउ मेनी डिफरेंट साउंड्स कैन कॉरेस्पॉन्ड टू द सेम लेटर। तो जो एक फ्लक्चुएशन थी या जो एक हेजिटेशन थी जो रीडिंग करने से पहले बच्चे को आ रही थी क्योंकि उसको साउंड सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा था, अब वो साउंड सिस्टम के साथ जो है उसकी एक अवेयरनेस बिल्डअप हुई। जब साउंड सिस्टम के साथ उसकी अवेयरनेस बिल्ड हुई तो ही वाज रेडी टू रिलेट देम टू लेटर्स, और जब लेटर्स से रिलेट कर लिया साउंड्स को तो थोड़ी जिंदगी आसान हो गई ना रीडर की। फिर हुआ क्या, जब जिंदगी आसान हुई तो बच्चों ने इसको बहुत आसानी से जो है समझ लिया, और जब साउंड सिस्टम बिफोर द ऑर्थोग्राफी सीख लिया उन्होंने तो उनके लिए काफी इजी हो गया रीड करना। ऑर्थोग्राफी कोई भी जो राइटिंग सिस्टम आप लैंग्वेज को फॉलो करते हैं उसको हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। जो भी होता है कहीं अल्फाबेट सिस्टम जो भी आप फॉलो करेंगे हम उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साउंड पर आते हैं। ठीक है, साउंड को टेक्निकली लिंग्विस्टिकली जिस लफ्ज से पहचाना जाता है एज अ लैंग्वेज स्टूडेंट या एक लिंग्विस्ट अगर पहचानेगा तो साउंड का जो डिस्क्रीट तरीन यूनिट होगा हम उसको कहते हैं फोनीम। ठीक है, फोनीम साउंड का सबसे डिस्क्रीट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट जो किसी भी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब बाज़-औक़ात क्या होता है, साउंड्स तो बहुत सारी होती है ना हमारे इर्द गिर्द, ये भी एक साउंड है। एक वो आवाज है जो मेरे मुंह से निकल रही है, वो भी एक आवाज है। एक कोई बाहर सड़क पर गाड़ी हॉर्न कर रही है, वो भी एक आवाज है। दो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, बोथ ऑफ देम आर वेयरिंग सिंधी क्लोथिंग, मगर एक ढाटकी बोल रहा है और एक सिंधी बोल रहा है। दोनों लैंग्वेजेस हैं, दोनों की अलग अलग आवाजें हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, ये खासतौर पे लैंग्वेजेस के लिए होता है, इन आवाजों के लिए यूज नहीं होता। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, स्पीच जो बोली जाए और जो आपको एक लैंग्वेज, एक डायलेक्ट, एक अटरेंस को दूसरे से डिस्टिंग्विश करने में मददगार साबित हो। बाज़ औक़ात होता है ना कि जब हम एक ही इलाके में रह रहे होते हैं, कि इर्द गिर्द रह रहे होते हैं, तो हमें ये पता होता है कि एक किसी का लहजा सुन के या किसी के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज सुन के ही हमें पता लग जाता है कि व्हाट लैंग्वेज इज दैट पर्सन स्पीकिंग, या उसकी लैंग्वेज क्या है। जैसे सिंधी को हम सराइकी से अलग करें, उर्दू को हम सिंधी से अलग करें, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है अटरेंसेस में। लैंग्वेजेस की एक ही एरिया में रहने वाले लोग भी अगर एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं तो उन स्पीच
के जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं, जब हम उनको रिकग्नाइज कर लेते हैं तो वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंसेस इन डायलेक्ट्स of one language and the other languages that are around us. Is that clear? इस पर अभी हम और भी बात करेंगे कि फोनीम्स होते क्या हैं. Is that clear कि फोनीम क्या है? Please write your answer in the chat box. Okay, good. Yes. Okay, if the meeting disconnects, okay, I'm very glad. Thank you. I'm very happy to know that you people are understanding. Meeting is going to disconnect in 3 or 4 minutes. I'm going to reconnect using the same ID and password. आप दोबारा से अपने पास जो आपकी email आई है उसको दोबारा से reconnect करिएगा और आप दोबारा से हम लोग यहीं पर मिल लेंगे जैसे ये disconnect हो. ठीक है, वापस चलते हैं फोनीम की तरफ और अब बात करते हैं फोनीमिक अवेयरनेस की. फोनीमिक अवेयरनेस, अगर फोनीम साउंड का सबसे छोटा यूनिट है तो फोनीमिक अवेयरनेस क्या हो सकती है? एनी आइडिया? If phoneme is the smallest unit of speech or of the sound system that a language follows, what is phonemic awareness? Any idea? Okay, Zen says sound of a phoneme. Okay, good. और कोई? Okay, it's very important. Understanding of the sound system. Very good, Adnan. Very good, Neelam. Okay, phonemic awareness is very important for young learners. Of course, yes. Safia says recognition of sounds. Very good, Safia. Very good, Neelam. तो आइए जरा सा और इसको गहराई में देखते हैं. It refers to एक किसी चीज को सुनने की, साउंड सिस्टम में, लैंग्वेज में सुनने की और उसको मैनिपुलेट साउंड्स को करने की जो हमारे पास एबिलिटी होती है उसको फोनीमिक अवेयरनेस कहते हैं. फोनीम्स को अंडरस्टैंड करने की, इन अदर वर्ड्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज और टू गेट द अवेयरनेस ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इज द फोनीमिक अवेयरनेस. ये एक स्किल है. ठीक है, इट इज ये ऑडिटरी स्किल है हमारा, जो कि हम सुनकर जितना सुनेंगे उतना बेहतर होता जाएगा. कभी अगर आप में से किसी का पाला पड़ा हो ना किसी अनफेमिलियर लैंग्वेज वाले के साथ, आप अगर बहुत देर तक बैठ के उसको सुनते रहे ना तो थोड़ी देर में आपको अंदाजा हो जाता है. यू एटलीस्ट गेट द जस्ट आउट ऑफ इट कि व्हाट आर दे टॉकिंग, उनका टोन क्या है, उनकी मूड क्या है, बिकॉज यू आर लिसनिंग. आप उसके जो ऑडिटरी स्किल्स हैं उस पर मेहनत कर रहे हैं, आप उसके फोनीम्स को सुन रहे हैं, आप उसकी इंटोनेशन, स्ट्रेस पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो फोनीमिक अवेयरनेस होती है वो बेसिकली सुन के मिलती है हमें, इट्स ऑडिटरी, वो लिखी भी नहीं होती. ठीक है, अभी हम वर्ड्स पे नहीं आए, हम अभी सिर्फ साउंड्स पे बात करेंगे. और जब साउंड्स पे बात करेंगे तो रिकग्निशन ऑफ साउंड हम जब करेंगे तो वो इसी को हम रीडिंग रेडीनेस भी कहते हैं. रीडिंग रेडीनेस यानी हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं कि वो लैंग्वेज को रीड करने के काबिल हो जाए. तो जब हम फोनेमिक अवेयरनेस कहें या रीडिंग रेडीनेस कहें, बोथ ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू रेफर टू द सेम साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, जिसकी रिकग्निशन हम बच्चों को सिखा रहे हैं. ठीक, एनी क्वेश्चन सो फार? प्लीज यूज द Zoom chat box. ये समझ में आया आपकी फोनेमिक अवेयरनेस या रीडिंग रेडीनेस किस चीज को रेफर करती है? All right, very good, Adnan. He said that he just got to know the gist of it, that it does not involve prints, it does not involve any of the letters. Basically, if we go one step back,
बैक फ्रॉम द लेटर्स, और हम बच्चों को साउंड सिस्टम जो भी लैंग्वेज का होता है उससे क्या कहते हैं अवेयरनेस दिलाते हैं, और इसलिए इसको फोनीमिक अवेयरनेस कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स में या लैंग्वेज टीचिंग में जहाँ जहाँ फोनीम का वर्ड यूज होता है, इट बेसिकली रेफर टू साउंड। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं साउंड सिस्टम की किसी भी लैंग्वेज में, तो हमारे पास बहुत सारी तरह की साउंड्स होती हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज में कुछ साउंड्स होती हैं जब आप उनको निकालना शुरू करें, जैसे आ, कोशिश करें आप खुद से भी निकालें, डोंट ओपन योर माइक्स, बहुत शोर मच जाएगा। बा बा, ये जब हम साउंड्स निकालेंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि साउंड आर्टिकुलेट की कैसे जाती है। ठीक है, ब ब में जब मैं ब बोलती हूं तो होता क्या है, ब ब ब ब, तो मुझे ये फील हो रहा है कि जब मैं साउंड निकाल रही हूँ और मैं अपने लिप्स को क्लोज कर रही हूँ और फिर ओपन कर रही हूँ, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो ब साउंड है। ठीक है, तो ये जो साउंड है ये मेरी लिप्स की मूवमेंट से हो रही है। कोई साउंड ऐसी होगी जो हलक के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट जो है वो अब्रेशन ज्यादा होगी, उससे होगी। कोई साउंड होगी जो बहुत अंदर से सांस खींच के निकालनी पड़ेगी, कोई साउंड होगी जो बहुत हार्ड साउंड होगी, कोई साउंड होगी जो बहुत सॉफ्ट साउंड होगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज सिस्टम जिसको हम टीच करने जा रहे हैं, कि उसका जो साउंड सिस्टम है वो किस तरीके से, कौन कौन से साउंड उसके अंदर मौजूद हैं। तो अंदाजा है किसी को कि कितनी साउंड्स मौजूद हैं हमारे पास? अगर इंग्लिश तादाद नहीं है, इनकी तादाद होती है। ठीक है, जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं और स्पेसिफिकली किसी एक लैंग्वेज की बात करते हैं तो साउंड की तादाद तादाद नहीं होती, उसकी एक तादाद होती है। और जरूरी नहीं है कि वो तादाद आपके जो अल्फाबेट सिस्टम मौजूद हैं उनके साथ मैच करे। तो जैसे इंग्लिश के अंदर हमारे पास 26 लेटर्स हैं हमारे अल्फाबेट सिस्टम में इंग्लिश के, बट अप्रोक्सीमेटली 42 टू 44 साउंड्स हम कहते हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं, फोनीम्स हैं इंग्लिश में, वो 42 टू 44 हैं। ओके, कुछ डायलेक्ट्स में 42 तो फिक्स है, मगर 44 जो है वो कुछ डायलेक्ट्स की वेरिएशन के साथ, जो 5 स्टैंडर्ड्स हैं इंग्लिश के हमारे पास, नेटिव स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, 44 तक जाती है ये तादाद। ठीक है, 45 नहीं होती है। ठीक है, तो तादाद नहीं है, तादाद हमारे पास मौजूद होती है। वी जस्ट हैव टू एक्सप्लोर द लैंग्वेज। जितना भी किसी लैंग्वेज को, स्पेसिफिकली फॉरेन लैंग्वेज को आप एक्सप्लोर करें, कोशिश करें कि जब आप सीखने जाएं कोई भी लैंग्वेज तो उसको प्रोनाउंस करें, आर्टिकुलेट करें। जितना ज्यादा आप आर्टिकुलेट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, आपका जो साउंड सिस्टम है, अगर आप उसको गौर करें तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है अंदर हमारे फेफड़ों से लेकर, नाक से लेकर, मुंह से लेकर, जो भी एयर के पैसेज में जितनी चीजें आ रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, कंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, वो मिलके उनकी मूवमेंट्स मिलके साउंड्स को बनाती हैं। ठीक है, तो ये कोई भी साउंड जब आप प्रोड्यूस करें तो उसका आसान तरीन तरीका ये होता है कि ये एक बहुत लंबी डिटेल है हमारे पास, बहुत लंबी डिटेल होती है हमारे पास इसकी साउंड सिस्टम के अंदर, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, उसके चार्ट्स बनते हैं, बहुत कुछ होता है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी आपको। जब आप भी कोई भी वर्ड प्रोड्यूस कर रहे हो तो बस जहां जहां आपको वाइब्रेशन ज्यादा फील हो वहां हाथ रख के देखिए। एक डायग्राम अपने सामने रख लीजिए फेफड़ों का और हलक का और गले का और दांतों का, तो आपको पता लग जाएगा कि लिप्स का, ये नेजल आवाजों का आपको खुद ही पता लग जाएगा। नाक, मुंह, फेफड़े, कहाँ कहाँ से आवाज प्रोड्यूस होकर जो है इसको आवाज को प्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गन एक्टिव होता है जब आप कोई आवाज पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये सिंगर रियाज क्यों करते हैं? आई एम नॉट टीचिंग सिंगिंग ओवर हियर। ठीक है, तो साउंड सिस्टम को आप यहाँ पर 42 साउंड यूनिट्स के साथ जो है हम 26 साउंड्स को, लेटर्स को यहाँ पे 42 साउंड्स के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहीं साउंड हमारे पास वॉवल साउंड होती है, कहीं साउंड हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होती है। अब
सवाल ये है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड में फर्क क्या होता है। तो एज अ लिंग्विस्ट एक आसान सी बात बताती हूँ कि कुछ साउंड ऐसी होती हैं जब हम उन्हें प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारा वोकल ट्रैक्ट है उसमें वाइब्रेशंस नहीं होती। आ, ऊ, ई, ए, ये वाली जो साउंड्स है इनमें बीच में कोई ऑर्गन बीच में और कोई वाइब्रेशन कोई प्रोड्यूस नहीं होती। तो ऐसी वो तमाम साउंड्स किसी भी लैंग्वेज में जो वाइब्रेशन पूरे ट्रैक में ना पैदा करें और सीधी हलक से निकल के मुंह से बाहर आ जाएं, उन साउंड्स को हम वॉवल साउंड्स कहते हैं। और बाकी तमाम साउंड्स, द रेस्ट ऑफ द साउंड्स आर द कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर वाइब्रेशंस, रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं बन रही होती हैं। जैसे र साउंड है, वाइब्रेशन हो रही है या कहीं ना कहीं जबान है वो कहीं टकरा रही है, रुक रही है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है। तो उससे क्या होगा कि साउंड जो है उसमें थोड़ी वाइब्रेशन आएगी। तो साउंड ही बेसिकली वॉवल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड होती हैं। कभी कोशिश कीजिएगा बैठ के अपनी मादरी जबान, अपनी मदर टंग को एक्सप्लोर करें कि उसमें कितने वॉवल्स हैं और उसमें कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। बड़ा मजा आता है इस काम में, ट्राई कीजिएगा इसको। तो ये बेसिकली छोटे छोटे यूनिट्स हैं हमारे पास साउंड्स के, जो वॉवल्स, फोनीम्स हैं हमारे पास, जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइडेड हैं। सो फार इज इट अंडरस्टैंडेबल? प्लीज जूम चैट बॉक्स यूज कीजिएगा और मुझे बताइए आपके समझ में आ रहा है यहाँ तक के। ओके, थैंक यू सो मच। अब वॉवल्स में भी हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड्स हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स हैं। ठीक है। अभी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स है। अभी हमने सिर्फ इस बात को प्रूफ किया आपके सामने कि 26 लेटर्स हैं और 42 साउंड्स हैं। हो सकता है कोई 2 लेटर्स मिलके एक साउंड बना रहे हों, हो सकता है कि एक लेटर एक से ज्यादा साउंड को डिनोट कर रहा हो। तो ये हम जब साउंड सिस्टम और अल्फाबेट सिस्टम साथ में पढ़ते हैं, जब हम फोनिक्स पर आते हैं, तो हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। फिलहाल आवर फोकस इज ओनली ऑन sound system or the phonemic awareness of a language or the reading readiness of the language. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं phonemic awareness skills और activities in the classroom किस तरह से होती हैं और वो कौन कौन से स्किल्स हैं और हम किस तरह से उन्हें बिल्ड कर सकते हैं। कोशिश की है मैंने कि छोटी छोटी वर्ड लिस्ट बना सकूं और उसके जरिए हम इनको प्रैक्टिस करवा सकें। ठीक है। तो पहली जो चीज फोनीम्स की बात करेंगे हम फोनीमिक अवेयरनेस में, वो करेंगे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फोनीम्स। एनी आइडिया व्हाट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फोनीम्स इज? जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी चीज को तो हम एक से दूसरे को क्या करते हैं, अलहदा करते हैं साउंड को। तो हम एक एक्टिविटी ऐसी भी करा सकते हैं बच्चों को फोनीम डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि हम उनको ऐसे वर्ड्स बताएं, उनसे कहें कि बहुत सारे वर्ड्स एक ही साउंड से शुरू हो रहे हैं। आर दे एबल टू अंडरस्टैंड कि वो साउंड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स बिगिनिंग विद ल, लॉर्ड, लैंड, लेट, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनमें ल साउंड से जरिए हम बिगिनिंग साउंड डिस्क्रिमिनेट करवा रहे हैं कि ये वो साउंड है, बिगिनिंग साउंड जो ल है, और ल से शुरू होने वाले वर्ड्स ये हैं। देन अगेन द वर्ड्स एंडिंग विद म साउंड। आप जो प्री प्राइमरी के टीचर्स होते हैं, यू नो कि एवरी डे यू हैव टू गो इन योर क्लासेस विद अ न्यू लेटर, और उस लेटर की हम कई तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं कि हम बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करवाएं कि बिगिनिंग साउंड ये है, एंडिंग साउंड ये है, मुख्तलिफ तरीके। तो फिलहाल जो डिस्क्रिमिनेशन हमने कराई है वो हम उनको बता रहे हैं कि बहुत सारी साउंड्स में से ल साउंड, अगर वर्ड इज बिगिनिंग विद ल साउंड, हाउ आर दे गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट। तो आप उनको एक लिस्ट बता दें वर्ड्स की और उनसे कहें कि रेज योर हैंड व्हेन यू हियर द ल साउंड एट द बिगिनिंग। ठीक है। उसमें आप ल से भी शुरू होने वाले वर्ड्स डाल दें और भी जो हमारे पास साउंड्स हैं उनसे शुरू होने वाले वर्ड्स भी ले लें और इसको बोल के प्रैक्टिस कराएं। ठीक है।
दूसरी चीज जो हम फोनेमिक अवेयरनेस में बच्चों को करवाते हैं या करवा सकते हैं वो है काउंटिंग द सिलेबल्स। जब मैंने पढ़ाना अभी हमने ये डिस्कशन शुरू किया था तो हुआ ये था कि किसी ने सिलेबल्स की बात की थी, याद है? एंड आई सेड कि जस्ट होल्ड इट, अभी भूल जाइए सिलेबल कोई चीज है, अभी भूल जाइए कॉन्सोनेंट कोई चीज है, अभी भूल जाइए वॉवल कोई चीज है। अभी हमने की थी कॉन्सोनेंट और सिलेबल की बात। आप अगर गौर करें किसी भी लैंग्वेज के ऊपर, उसके वॉवल्स पे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हमें पता है कि आ, ई, ओ, आ, उ करके जो साउंड्स हैं वो हमारे पास वॉवल साउंड्स हैं। वॉवल साउंड्स जो होती हैं वो अपने ओन पर बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं करती। जब वो वर्ड फॉर्मेशन में आती हैं तो दे ग्रुप अप विद डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट लेटर्स। एक वॉवल की कैपेसिटी के वो अपने साथ कितने कॉन्सोनेंट्स को होल्ड करके रख सकता है, दैट इज कॉल्ड अ सिलेबल। कोई भी वर्ड जब आप पढ़ते हैं तो वो हम उसको बच्चों को जब सिखाते हैं तो वो हम उन्हें टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड काउंटिंग, 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 2 सिलेबल्स। ओ और यू की जो साउंड है आउ, उसने क को होल्ड किया है और न को होल्ड किया है, काउंट। और दूसरे जो पार्ट में मैं वैसे ब्रेक करूंगी वो आई की साउंड है जो ट साउंड को और साउंड को होल्ड कर रही है। So I can break the word counting into 2 syllables saying counting. पहला syllable हुआ count, दूसरा syllable हुआ ting. The ability of a vowel to hold consonants. समझ आए? प्लीज प्रेजेंटेशन के लिए परेशान मत होइएगा, आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। slideshare.net पे जाएंगे आप, वहां जाकर जो है इसको SIPD राशिदाबाद को सर्च करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन वहां मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी नाउ अंडरस्टैंड कि वॉवल और कॉन्सोनेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो दे मेक सिलेबल्स, ठीक है? और एक वॉवल साउंड की, बी इट अ शॉर्ट वॉवल साउंड और अ लॉन्ग वॉवल साउंड, the ability or the capacity of a vowel to hold how many consonants together, जितने consonant एक vowel उसको अपने साथ समेटेगा वो एक syllable बनेगा, ठीक है? चलें देखते हैं। ओके, यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि हमारे पास वर्ड्स जो वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, एक वॉवल कितने कॉन्सोनेंट्स को होल्ड कर सकता है? It could be a whole word or it could become the part of the word. अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ली है 3 तरह के सिलेबल डिवीजन की। पहला मैंने लिया मोनोसिलेबिक, अ साउंड है सन के अंदर, अ साउंड न को एंड से और स को बिगिनिंग से ज्वाइन कर रही है, स अ न, सन। एक वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट, तो वॉवल एक है तो हम इसको और ये इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते वर्ड को, तो हम इसको कहेंगे कि इट्स अ मोनोसिलेबिक वर्ड। देन आई हैव एन एग्जांपल ऑफ अ बाइसिलेबल वर्ड। द बाइसिलेबल वर्ड इज water, water. The capacity of a is to hold w sound, where w and a is w, and t and a and ra makes it t, water. तो एक वर्ड 2 syllables में टूटा है। It could call, you can also call it disyllabic or bisyllabic. It means the same. ये 2 syllables में जो words टूट जाएं उनको हम bisyllabic कहते हैं। 2 से आगे आप ट्राइसिलेबिक भी कह सकते हैं और 2 से आगे और भी बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं डिफरेंट, उसमें टूट सकते हैं, तो हम उन्हें पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्राइसिलेबिक वर्ड, advantage, advantage। अ की साउंड ने ड को जोड़ा, फिर व और न को अ ने जोड़ा, फिर ट और ज को अ ने जोड़ा। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि साउंड सिस्टम अल्फाबेट सिस्टम से कितना डिफरेंट है। कि TAGE, तेजी नहीं है, ये तेज है। जो आखिर का ई है, इट इज नॉट
यूटिलाइज्ड इन स्पीकिंग, ये फोनीम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। सही, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सिलेबल क्या होता है? वॉवल और कॉन्सोनेंट की साउंड को मिला के बनाएंगे, और जो कैपेसिटी ऑफ अ वॉवल टू होल्ड एज मेनी कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, वो सिलेबल कहलाता है। वर्ड्स कुड बी मोनोसिलेबिक, वो एक वर्ड भी बन सकता है और वो एक पार्ट ऑफ अ वर्ड भी बन सकता है। और एज लाइक रीडिंग रेडीनेस स्किल, जब हम वर्ड्स को सिलेबिक डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, तो जहां बच्चों को अटरेंसेस में मसले होते हैं, जहां बोलने के मसले होते हैं, वहां पर आप अगर वर्ड को सिलेबिक वाइज डिवाइड कर दें तो क्या होगा कि बच्चा बहुत आसानी से लफ्ज को बोल लेगा। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से आप ये भी बता सकते हैं कि जहां आपको सिलेबिक डिवीजन जब आप बच्चों को पढ़ाएं, तो आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि जहां उनको लगे कि वर्ड जो है वो एक सिलेबल मोनोसिलेबिक वर्ड है, तो दे कैन क्लैप the number of times they hear syllables. For example, if I say cabinet, how many times the child is going to clap? Please answer me in the chat box. अगर मैं बच्चे से कह रही हूँ कि जितने syllables सुने उतनी clap करे, and I say the word cabinet, how many times the child is going to clap? Cabinet. Very good, Monali. Very good, Safala. Very good. So trisyllabic word, cabinet. Cabinet. Understandable now? Syllables क्या होते हैं, monosyllables क्या होते हैं, disyllabic words या bisyllabic words, trisyllabic क्या होते हैं, try और उससे आगे जितने भी syllables होते हैं, बड़े words भी होते हैं, larger words भी होते हैं, और आप उनको polysyllabic words भी कह सकते हैं। Very good Tania, very good Madad Khan, very good Maya, very good Adnan। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज है राइमिंग, बड़ी मजे की चीज है। राइम एक इम्पैक्ट रखती है, एक रिदम होती है, एक राइम होती है। राइम क्या होती है? मिलती जुलती जो आवाजें होती हैं, हम उन्हें राइम कहते हैं। और वो वर्ड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सिलेबल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो राइम्स होती हैं उनका एक साइकोलॉजिकल फायदा ये होता है पढ़ाने का बच्चों को। अगर आप देखते हैं तो ज्यादातर चीजें जो बच्चों को लैंग्वेज स्किल्स में टीच कराई जा रही होती है छोटी क्लासेस में, वो राइम्स के जरिए टीच कराई जा रही होती है। राइम के जरिए टीच कराने का फायदा ये होता है कि इट्स वेरी इजी फॉर द ह्यूमन ब्रेन टू रिमेम्बर और आइडेंटिफाई साउंड्स। ओके, तो ऐसे वर्ड्स और सिलेबल्स जो कि आइडेंटिकल साउंड्स पर आते हों, उनको मेमोराइज करना, उनको याद रखना आसान काम होता है। और बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं राइम्स को, बिकॉज दे आर इजी टू आर्टिकुलेट। फिर उन्हें गाना, उनके साथ आप म्यूजिक को भी ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम। इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे उनको साउंड पढ़ानी है ऑल, ठीक है, वर्ड फैमिली है ऑल, तो फिर मैं उन्हें कैसे वर्ड्स पढ़ा सकती हूँ? बॉल, कॉल, फॉल, टॉल, शॉल, मॉल। अंडरस्टैंड? अब अगर इसको गौर से देखें तो जो ऑल साउंड है वो असल में ए की साउंड नहीं है यहाँ पे, वहां यहाँ ओ की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, ओ की भी नहीं आ रही, ओ की साउंड आ रही है। सो डू यू नाउ अंडरस्टैंड how easy it makes child to understand the sound system? अगर उसको पता लग जाए कि ALL all बनता है, L नहीं बनता, तो उसके लिए कितना आसान है इसको याद रखना कि वो जहां BALL देखेगा वो बैल नहीं पड़ेगा इसको, वो इसको बॉल पड़ेगा, कॉल पड़ेगा, फॉल पड़ेगा। Although written as bell, but it is pronounced as ball.
and, sand, land, band, इस तरह से आप मुख्तलिफ वर्ड की फैमिलीज बना सकते हैं राइमिंग वर्ड्स में जो आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हो. और ऑलरेडी there are a lot of things available in the form of books, in the forms of क्या कहते हैं videos on internet, in your learning materials. बहुत कुछ मौजूद होता है जो आप राइमिंग वर्ड्स और वर्ड फैमिलीज बना के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं. तो ठीक है, तो राइमिंग जितना जल्दी बच्चे सीखते हैं, इट्स समथिंग दैट दे लर्न वेरी फास्ट बिकॉज दे आर आइडेंटिकल साउंड, और बहुत ज्यादा उनके साउंड सिस्टम को मेहनत नहीं करनी पड़ती, और एक साउंड रिविजन भी हो जाता है बच्चों का. इसमें आगे बढ़ते हैं. माय फेवरेट एलिट्रेशन. आप में से कोई अगर अदब का, लिटरेचर का स्टूडेंट रहा होगा तो इस डिवाइस से बहुत वास्ता पड़ता है हमारा. alliteration. Alliteration basically is the repetition of sound in an occurrence. किसी भी चीज के अंदर अगर हम उसके साउंड इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं लैंग्वेज में, तो हम उसकी अकरेंस जो होती है साउंड की उसको बढ़ा देते हैं. जैसे कि एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, sip the sauce in the same saucer. Sip the sauce in the same saucer. अगर आप इसको बोलेंगे बार बार तो आपको अंदाजा होगा कि एक स की साउंड प्रोड्यूस हो रही है. Sip the sauce in the same saucer. आवाज को थोड़ा और हल्का करें. Sip the sauce in the same saucer. और हल्का करें आवाज को. Sip the sauce in the same saucer. The only remaining sound that stays back is the s sound. और एक अजीब सा एक हिसिंग इफेक्ट, एक सांप की जो फुनकार वाला इफेक्ट होता है, इसमें वो भी आपको कहीं कहीं दिख रहा है. ये बेसिकली विलियम शेक्सपियर का एक डायलॉग, एक वो है, ड्रामा है जूलियस सीजर, उसमें से लिया है, जिसमें एक विलन और एक हीरो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और वो इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि they used to sip the sauce in the same saucer. Brutus and Caesar used to sip the sauce in the same saucer. Sip the sauce in the same saucer. Basically साउंड ही जो है इसकी, स की जो साउंड है वो रेपिटेशन हो रही है. Repetition of sound is also like something that you are learning through it, and the other thing that you are learning, जो advanced level पे आपको alliteration सिखाती है, वो एक effect होता है sound का जो produce हो रहा है. तो the s effect, the hissing effect in this very sentence is also going to tell you that there is something wrong in this type of a friendship. ठीक है. तो इसी तरीके से आप बच्चों को जो है हम जो है जब बच्चों को पढ़ाते हैं, यस ऑफ कोर्स, सेंट सेंड द सेंट टू द सेंट, वेरी गुड. तो हम जब इन चीजों को जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बेसिकली उनको रेपिटेशन ऑफ साउंड पढ़ा रहे होते हैं. जब रेपिटेशन ऑफ साउंड पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी जो मखरज होते हैं या जो उनकी आर्टिकुलेशन होती है वो भी किसी साउंड की बेहतर होती है और तलफ्फुज बेहतर होता है. तो इस सिलसिले में हम वो उर्दू में, हिंदी में वो नहीं कच्चा पापड़ पक्का पापड़ की एक एक्सरसाइज कराते हैं कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तेजी से बोलो, क्योंकि र साउंड, प साउंड, सफाला आई डोंट रियली रिमेम्बर व्हाट इज दिस कॉल्ड इन हिंदी. एज सून एज मुझे याद आता है इसके लिए एक लफ्ज होता है, क्या कहते हैं इसको, मैं आपको बताती हूँ. मुझे इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं. अब जब हम इन चीजों को सिखाते हैं, alliteration basically is the repetition of a sound in the same sentence. एक occurrence या एक utterance जो भी आप बोल रहे हैं उसके अंदर एक ही साउंड की बार बार जो दोहराई हो रही है, बार बार जो repetition हो रही है, हम उसको alliteration कहते हैं. तो इससे होता क्या है बेसिकली कि जो बच्चे की आर्टिकुलेशन होती है किसी भी साउंड की, एक तो होता है सुन लिया, समझ में आ गई साउंड. आर्टिकुलेशन से होता क्या है कि डिफरेंट साउंड्स को आर्टिकुलेट करना आता है, और जब एक ही साउंड रेपिटेशन में वो आर्टिकुलेट करेगा तो डेफिनेटली द आर्टिकुलेशन इज गोइंग टू बिकम बेटर. तो हमने पहली एग्जांपल एक जरा लिटरली ली थी कि सिप द सॉस इन द सेम सॉसर, और मैंने इसको आपको 2-3 तरीकों से बोल के दिखाया, और जब मैंने बिल्कुल हल्का करके बोला तो द ओनली रिमेनिंग साउंड दैट वाज लेफ्ट वाज द स साउंड.
हम बच्चों को, हम एक घरों में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी नानी दादी हमसे वो कच्चा पापड़ और पक्का पापड़ वाली एक ड्रिल करवाते थे आवाज की, और वो होता क्या था कि सही से बोली नहीं जाती थी बहुत देर तक। उसकी वजह क्या होती थी कि प और ड के साउंड जरा डिफरेंट आर्टिकुलेशन है और तेजी के साथ बोलने में साउंड डिस्टर्ब हो जाती है और स्लिप होने लगती है। ठीक है, तो एलिट्रेशन के जरिए जो है हम बच्चों को साउंड रिकग्निशन सिखाते हैं। और इसी तरीके से जो कच्चा पापड़ और पक्का पापड़ वाली एग्जांपल दे रही हूँ, हम टंग ट्विस्टर्स कहते हैं इनको। इनको बोलते हुए जबान लड़खड़ाती है, जबान अटकती है, और इनको बार बार बोलने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आप इसको तेज जो है बोलने के काबिल हो जाते हैं, आपकी आर्टिकुलेशन बेहतर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं फोनीमिक सेगमेंटेशन। फोनीमिक सेगमेंटेशन क्या है? कि हम किसी भी वर्ड को, हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिए, वॉवल्स पढ़ लिए, सिलेबल्स पढ़ लिए, अब हम उनको किस तरह से किसी भी वर्ड को उसके इंडिविजुअल सेगमेंट्स में, इंडिविजुअल फोनीम्स में तोड़ सकें। किस तरीके से कि हम फर्स्ट साउंड आइसोलेट कर सकें, मिडिल साउंड आइसोलेट कर सकें और फाइनल साउंड आइसोलेट कर सकें। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, और एक कंप्लीट साउंड आइसोलेट कर सकें। सेगमेंटेशन के अंदर हमने क्या किया कि हम ब्रेक कर सके, आइसोलेट कर सके साउंड को, पहली साउंड में, मिडिल साउंड में, फाइनल साउंड में। और अगर वर्ड जो है वो मोनोसिलेबिक से बड़ा वर्ड है तो हम उसकी कंप्लीट साउंड आइसोलेशन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड कैट, हाउ मेनी साउंड्स? फर्स्ट साउंड इज क साउंड, मिडिल साउंड इज अ साउंड। प्लीज स्टॉप एनोटेटिंग द टेक्स्ट, मेहरीन हमजा। ठीक है, तो होगा क्या कि आप साउंड्स को आइसोलेट करें, और कोई बड़ा वर्ड है तो हम उसकी कंप्लीट साउंड्स, कितनी भी साउंड्स, कितने फोनीम्स उसके अंदर मौजूद है, हम उनको आइसोलेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। ये आपको मिल जाएगी, मिडिल साउंड है, फाइनल साउंड है, कंप्लीट साउंड है, वो हमें पता लग गई। फोनीमिक ब्लेंडिंग, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, जो हमने पहले किया था, आइसोलेट करनी आ गई, आइडेंटिफाई करनी आ गई साउंड को, और फिर हम उन साउंड्स को ब्लेंड करके टुगेदर वी कैन पुट देम इनटू अ वर्ड। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको साउंड दी, स साउंड, अ साउंड, न साउंड, स अ न। नाउ से देम फास्ट, स न, स न, स न, सन, स न। एक वक्त आएगा कि बच्चा जो है इसको इतना तेजी से बोलने लगेगा कि ही इज एबल टू से सन। तो ब्लेंड करना साउंड्स को, इंडिविजुअल साउंड्स को आइडेंटिफाई करना, एंड देन ब्लेंडिंग टुगेदर एंड से देम, सेइंग देम फास्ट इज गोइंग टू टेल देम कि हाउ टू मेक द साउंड सन। जितना ज्यादा बच्चों को बुलवाएंगे, जितना ज्यादा उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, आर्टिकुलेट कराने की, लिसनिंग की, दे आर गोइंग टू, इट इज गोइंग टू हेल्प। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, वर्ड है मेरे पास माइंड। How many sounds blend together to make this word? Can you please write the answer in the chat? Mind, 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 ma. कितनी साउंड होंगी इसमें? माइंड में कितनी साउंड्स होंगी? It consists of 4 sounds: ma, a, na and da. इसी तरीके से हमारे पास एक चीज एक है मैनिपुलेशन। फाइनली जब वी आर एबल टू ब्लेंड, आइसोलेट, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई साउंड्स, वी द लर्नर्स आल्सो बिगिन टू मैनिपुलेट साउंड्स। मैनिपुलेशन होती है छेड़छाड़। द एबिलिटी, अब वो खुद से ऐड करे, डिलीट करे, सब्स्टिट्यूट करे साउंड्स को वर्ड्स में और सिलेबल्स में, तो वो जो होती है वो फोनीमिक आइसोलेशन, वो कहलाती है फोनीमिक मैनिपुलेशन कहलाती है। जब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो आइसोलेट कर सके साउंड्स को, ब्लेंड कर सके साउंड्स को, उनको जो है आइडेंटिफाई कर सके सही से, तो राइम कर सके साउंड्स को, देन द चाइल्ड आल्सो ऑटोमेटिकली गेन्स द एबिलिटी टू मैनिपुलेट साउंड। अब साउंड्स के साथ वो खेल के एक वर्ड से, एक सिलेबल से, एक साउंड से नया वर्ड, नई साउंड बनाना उस लैंग्वेज सिस्टम में सीख जाता है। दैट इज कॉल्ड
दैट इज कॉल्ड फोनेमिक मैनिपुलेशन। फोनेमिक मैनिपुलेशन में क्या होता है कि बच्चा साउंड डिलीट करना सीखता है, बच्चा साउंड ऐड करना सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अन है, अन के आगे स लगा दिया तो बन गया सन। स्ट्रॉन्ग लिखा है, उसके आगे स लगा दिया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्टैंड। इस तरह से आप साउंड एडिशन पढ़ा सकते हैं। और किसी ने बात की थी कि हमें कुछ स्मार्टफोन के लिए भी चाहिए है। मुझसे किसी ने कहा था कि कोई ऐप हो जिसके जरिए हम फोनीम्स को पढ़ा सकें। तो एक दुनिया भर में एक बड़ी जानी मानी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, जो लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, वरना आई स्टोर में जाइए और जॉली फोनिक्स को सर्च कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इट्स अ वेरी गुड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साउंड सिस्टम, वो जो इंग्लिश लैंग्वेज का मौजूद है, और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने क्लासेस में भी, इनसे एक्टिविटीज लेके। ये सेशन मैं आज का यहीं पर इख्तिताम करूंगी, इसको यहीं पे खत्म करूंगी। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई सवाल? क्वेश्चन है। यस प्लीज। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमने जो आज सीखा है बहुत अच्छा सीखा है, तो आप इसी हवाले से मुझे बताएं कि कोई जो है ना कोर्स करना हो या कोई इंग्लिश जो एडवांस लर्निंग करनी हो तो वेबसाइट वगैरह या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल वगैरह हो, उसी वजह से बताएं आप। BBC पे जाके सर्च करें, उनका एक इंग्लिश लर्निंग का चैनल होता है जो दुनिया भर में टीचर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लर्निंग इंग्लिश BBC का एक चैनल है। उसके अलावा आप canvas.net के अंदर भी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। ये USAID के फंडेड होते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑफर कर रही होती हैं। ये मैंने टाइप भी कर दिया है canvas.net। canvas.net पे जाएं तो आपके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए canvas.net पे भी जाके इंग्लिश लैंग्वेज के जो खासतौर पर टीचर्स हैं या टीचर्स बनना चाह रहे हैं वो भी ये कोर्सेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबके साथ। ऑल ऑफ यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट, और बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ये सेशन कंडक्ट करना। होपफुली फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी आप सबसे। तो आज के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।